बाल विकास स्कूल खादरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इससे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो देखते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी देश की प्रगति या उसके नियमों को बनाए रखना ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। यानी कि किसी भी देश के प्रति प्रेम की भावना या फिर उसके प्रगति के नियमों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला आता है हमारा राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं? इसमें बताया गया कि अर्नेस्ट शेर ने एक परिभाषा दी है राष्ट्र की। उसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी देश की, यानी कि किसी भी देश के समान भाषा, धर्म, नस्ल आदि से बनाए गए क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? हम राष्ट्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समान भाषा होनी चाहिए, धर्म, नस्ल आदि के द्वारा बनाया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं उदय, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में हुआ था। और यूरोप में भी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। सबसे पहले इसका उदय सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। राष्ट्रवाद का होने का कारण क्या है? राष्ट्रवाद क्यों हुआ? इसका कारण यही है कि जो राजा शासन करते थे वो निरंकुश और दुराचारी होते थे। इसके कारण, और दूसरा रीजन ये है कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उसका अभाव था। अब देखिए, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ या राष्ट्र फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? वो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। अब देखते हैं हम फ्रांस में राष्ट्रवाद किसके द्वारा किया, कैसे हुआ, पढ़ते हैं। देखिए, जब फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ उस टाइम पे, उस समय बुर्गो राजवंश, वहां पे कौन राज करता था? बुर्गो राजवंश राज करता था। और वहां एक सम्राट हुए लुई 16। कौन से? लुई 16। उनका राज अभिषेक हुआ था 1774 में। बुर्गो राजवंश फ्रांस में जब राष्ट्रवाद हुआ उस समय वहां पे बुर्गो राजवंश का राज था। वहां पे एक राजा हुए लुई 16। लुई 16 का राज अभिषेक 1774 में हुआ। जब उनका राज अभिषेक हुआ उस समय उनकी आयु सिर्फ 20 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 20 वर्ष की थी। और उनका विवाह, यानी कि उनकी शादी लुई 16 का शादी विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी से हुई थी। जब जब इनका राज अभिषेक हुआ उस समय इनके राजकोष खाली था, यानी कि वहां पे वित्तीय अभाव था। ये वित्तीय अभाव क्यों था? क्योंकि युद्धों के चलते हुए वहां के वित्तीय संसाधन समाप्त हो गए थे, कोई आय के कोई स्रोत नहीं बचे थे। इसलिए जब वो वहां के सम्राट बने उस समय राजकोष खाली था। अब राजकोष खाली होगा तो वहां के सेना का रखरखाव कैसे होगा? वहां के विश्वविद्यालय कर्मचारियों आदि को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने एक जनता के ऊपर कर लगाने के विचार किया। दूसरा, राजकोष खाली होने का एक दूसरा रीजन ये भी था कि फ्रांस, जहां पे लुई 16 वहां का सम्राट था, फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलके, लुई 16 फ्रांस का शासक था और फ्रांस ने, यानी कि लुई 16 ने अमेरिका के साथ मिलके, जो अमेरिका के 13 स्टेट से 13 राज्य थे, उपनिवेशक थे, जो ब्रिटेन के कब्जे में थे, तो इनने फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलके ब्रिटेन के साथ युद्ध किया और उन 13 राज्यों को छुड़वाया। तब और भी ज्यादा इनके ऊपर वित्तीय संकट आ गया। उस टाइम पे लुई 16 के टाइम पे 3 स्टेट होते थे। कौन कौन से वो स्टेट देखते हैं हम। प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, द्वितीय था
कुलीन वर्ग, और तृतीय था यानी कि फर्स्ट वर्ग में तो पादरी शामिल थे जो चर्च में कार्य करते थे। सेकंड में थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन होते थे? कुलीन वर्ग में कौन प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग, जिसमें चर्च में जो कार्य करते थे वो आते थे। द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन शामिल थे? कुलीन वर्ग में राजा के रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा फूफा, वो सभी जिसमें आते थे कुलीन वर्ग में। और तृतीय वर्ग यानी तीसरे वर्ग में आते थे व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, वकील, ये सभी किस में आते थे? तीसरे वर्ग में। यानी कि जब लुई 16वें का शासन था उस समय फ्रांस में 3 स्टेट बटे हुए थे। पहला में पादरी, दूसरे में कुलीन वर्ग आता था और तीसरे वर्ग में व्यापारी किसान लोग आते थे। इनमें सिर्फ तीसरे वर्ग को ही कर देना पड़ता था। सब इसमें तीसरा जो वर्ग है इसी को ही कर देना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड को कर नहीं देना पड़ता था। इसके बाद देखिए कि जब 1715 में जनसंख्या 2.3 करोड़ थी और जब फ्रांस में जब राष्ट्रवाद हुआ 1789 में, वहां तक बढ़ते बढ़ते वहां की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी। तीसरा कारण यह भी था कि वहां पे वित्त का अभाव हो गया, वहां पे अनाज उत्पादन में कमी आई, जिससे कि वहां के लोगों के पास पाव रोटी वगैरह का खाने के अलावा कोई दूसरा सामान नहीं था, इसलिए उनकी कीमतें भी बढ़ गई। इसके बाद यानी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद होने के क्या कारण हो गई? राजा निरंकुशकारी था, दुराचारी था। दूसरे, वहां के राजकोष खाली हो गया तो उन्हें कर लगाना पड़ा। अगर कर लगाएंगे तो जनता के ऊपर मुसीबत आएगी, इसलिए वो क्रांति करेंगे। तीसरा क्या था कि वहां की जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई तो संसाधनों की और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या हो गए कि क्रांति के मेन कारण हो गए। अगला आता है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, यानी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? देखो 5 मई 1989 को एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक किस लिए बुलाई गई थी? ये बैठक लुई 16वें ने बुलाई थी। स्टेट्स जर्नल, वहां पे जहां पे बैठक होती थी उसको क्या बोलते थे? स्टेट्स जर्नल बोलते हैं। ये बैठक बुलाई गई थी करों में वृद्धि करने के लिए। इसमें तीनों वर्ग शामिल हुए थे, पादरी वर्ग भी शामिल हुआ था, कुलीन वर्ग भी शामिल हुआ था और तृतीय वर्ग भी शामिल हुआ था। इस वर्ग के 300 व्यक्ति शामिल हुए थे, इस वर्ग के भी 300 व्यक्ति शामिल हुए थे और इस वर्ग के 600 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा वर्ग था? व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, इसलिए इनके 300 व्यक्ति, इसी के भी 300 और इस वर्ग के 600 व्यक्ति शामिल हुए थे। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व, तृतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व शिक्षक वर्ग कर रहा था, क्योंकि स्टेट्स जर्नल में व्यापारी, किसान, मजदूरों को अलाउ नहीं था। जब लुई 16वें ने करों में वृद्धि करने के लिए कहा, वोटिंग करने के लिए कहा, तो तृतीय वर्ग ने कहा कि सभी की वोटिंग की जाए, जिसके वोटिंग ज्यादा होगी उसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या तो वैसे भी ज्यादा है। तब बैठक में लुई 16वें वहां के सम्राट ने मना कर दिया और ये सभा से उठ के बाहर आ गए। सभा से उठ के बाहर आ गए और इन्होंने क्या किया कि एक नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली बनाई। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, यानी पूरे फ्रांस में आंदोलन की लहर चल पड़ी। और उस टाइम पे जो राष्ट्रवादी थे जिन्होंने ये क्रांति स्टार्ट की थी, तो क्रांति के समय उन्होंने क्या क्या कार्य किए जिससे क्रांति और ज्यादा विकसित हो सके, और ज्यादा मजबूत हो सके। उसके लिए उन्होंने सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया, यानी राष्ट्रवादी लोगों ने वहां पे आपस में सामूहिक, यानी एक जगह बैठ के कोई भी निर्णय लेने के लिए सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरा, पितृभूमि, और उन्होंने कहा कि ये हमारी जन्मभूमि है, हम इसे छुड़वा के रहेंगे, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं।
अगला काम उन्होंने क्या, एक तिरंगे झंडे का निर्माण किया। जब लुई 16वें का राज था फ्रांस में, उस टाइम पे वहां पे फ्रांस कई स्टेट्स, कई राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें कबीलाई भी बोलते हैं। कई कबीलाइयों में, या फिर इसको बोल सकते हैं राज्यों में, कई राज्यों में बटा हुआ था। सभी राज्यों का अपना एक अलग तिरंगा झंडा था। कोई भी राज्य दूसरे राज्य के तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करता था। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे तिरंगे झंडे का निर्माण करना चाहिए जिसके नीचे पूरा फ्रांस एक हो जाए। उसके बाद देखिए, वो क्रांति के पहले के कार्य थे, अब है क्रांति के बाद के कार्य। यानी क्रांति होने के बाद वहां के लोगों ने, वहां के राष्ट्रवादी लोगों ने कौन कौन से कार्य किए वो देखते हैं। देखो, नया संविधान, सबसे पहले उन्होंने एक संविधान बनाया। और आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बाद उन्होंने संविधान, सभी को समान अधिकार, यानी उन्होंने संविधान के तहत एक नियम बनाया कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, यानी कोई भी व्यक्ति गरीब अमीर नहीं समझा जाएगा, सभी एक रूप से समान समझे जाएंगे। उसके बाद सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। यानी जो आंतरिक, एक ही स्टेट, एक ही देश में अलग अलग जगह जो आंतरिक आयात निर्यात होता था, उनमें जो शुल्क लगता था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है नाप तोल की नई पद्धति। और एक नाप तोल की एक अलग पद्धति बनाई गई जिसमें सभी का एक समान रखा गया। ऐसे नहीं कि कहीं पे 800 ग्राम का बाट हो, कहीं पे 900 ग्राम का हो, यानी कि सभी जगह अगर 1000 का है तो 1000 का ही रहेगा सभी जगह। अगला आता है कि एक समान कर लगाए गए, यानी कि एक समान कर लगाया गया। अगला कार्य उन्होंने क्या किया कि एक समान कर लगाया, यानी सभी जगह एक समान कर लगाया जाए। यानी कहीं पे कितना, कहीं पे अलग अलग कर लगाया जाए। पहले क्या था कि अलग अलग कर लगाए गए थे। आपने भी पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि 3 स्टेट, कितने, 3 स्टेट। फर्स्ट में था कौन, पादरी, और द्वितीय में कौन था, कुलीन वर्ग, और तीसरे वर्ग में आते थे व्यापारी प्लस किसान, मजदूर इत्यादि आते थे। जो पादरी था ये किस में रहता था, चर्च में, चर्च द्वारा। और इसमें सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड कर नहीं देते थे, ये 2 वर्ग हैं जो कर नहीं देते थे। तीसरे वाला जो वर्ग है, व्यापारी किसान, मजदूर किसान, वकीलों, इनका जो वर्ग है, इनको ही क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और जो पादरी चर्च में रहते थे, चर्च द्वारा, किसके द्वारा, चर्च द्वारा इस वर्ग से जो कर लिया जाता था उस कर को बोलते हैं टाइद। क्या बोलते हैं, टाइद। और ये कर किस में आता है, धार्मिक कर में आता है। तो दोबारा से देखते हैं कि फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग है, ये दोनों को कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ये तो चर्च में रहते थे। और दूसरे कुलीन वर्ग थे, ये राजा के रिश्तेदार थे, तो वो कहेंगे हम राजा के रिश्तेदार, हम क्यों कर दे, हमारा तो ताऊ राजा है, वो है। तो कर किसको देना पड़ता था, तीसरे वर्ग को। और तीसरे वर्ग के पास चर्च कर लेता था, और उस कर का नाम था टाइद, और वह कर कौन सा था, धार्मिक कर था। अगला, एक कर राज्य लेता था सीधा, जो कर राज्य को सीधा दिया जाए उस कर का नाम था टाइल। उस कर का नाम था टाइल, जो राज्य सीधा लेता था। ये कौन सा कर था, ये प्रत्यक्ष कर था, यानी ये कर था प्रत्यक्ष। और कुछ अप्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे, जैसे नमक के ऊपर कर, तंबाकू के ऊपर कर, उपभोग की वस्तुओं के ऊपर कर। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की, सभी के एक समान ही कर लगाया। अगला आता है क्षेत्रीय भाषा समाप्त, यानी कि क्षेत्रीय भाषा को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मान लीजिए आज हमारे देश में अनेक स्टेट्स, अनेक राज्य हैं, कहीं पे हरियाणी बोली जाती है, तो कहीं पे पंजाबी, कहीं पे गुजराती, कहीं पे मारवाड़ी। तो उसी प्रकार वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में बटे होते, तो सभी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा थी। लेकिन हमारी एक ही भाषा कौन सी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उसी प्रकार वहां पे एक ही भाषा लगाई गई, और उस भाषा का नाम था, यानी क्षेत्रीय भाषा को समाप्त करके
एक भाषा लगाई गई, उस भाषा का नाम था फ्रेंच। कौन सी भाषा? फ्रेंच। उसके बाद उन्होंने किया राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगान का निर्माण किया, और ये राष्ट्रगान मर्सिले नामक गीत से लिया गया है। ये मर्सिले नामक गीत, यह गीत फ्रांस में गाया जाता था, और यह युद्ध के टाइम पे यह गीत गाया जाता है। यह गीत बहुत जोशीला गीत है, इसी को वहां का क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय गान बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने ये सभी काम होने के बाद अंत में 1793 में लुई 16वें को सार्वजनिक रूप से मिलोटिन नामक स्थान पे फांसी पे लटका दिया गया, और उनके कुछ दिन बाद उनकी वाइफ को भी फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद फ्रांस में सभी तरह से सभी कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं कहीं से कोई एक ऐसा इंसान आया जिसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे फ्रांस में बढ़ने लगा, और वह था एक सैनिक। पहले वो क्या था? एक सैनिक, और उसका नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना, क्योंकि इसका प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि ये पूरे फ्रांस का सर्वे सर्वा हो गया। क्या हो गया? सर्वे सर्वा हो गया। सर्वे सर्वा का मतलब है जो कुछ ये कहे वो ही हो, यानी कहने का मतलब एक तरह से क्या हो गया? फ्रांस का मालिक बन बैठा। तो 1804 में इन्हें फ्रांस का क्या बना दिया गया? सम्राट बना। लेकिन ये इतना निरंकुशकारी नहीं रहा था जितना कि लुई 16वां था। ये कुछ हद तक ठीक था। इन्होंने अपने जनता के लिए बहुत अच्छे कानून बनाए, बहुत अच्छा कार्य किया। 1804 में इसे सम्राट बनाया गया, और 1804 में जब इसे सम्राट बनाया गया तो इन्होंने एक नेपोलियन संहिता लागू की। क्या की? एक नेपोलियन संहिता लागू की। और इसी के द्वारा इसमें जो कानून बनाए गए जनता के लिए, उन कानून जनता के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। इससे जनता बहुत ज्यादा खुश हुई। और राष्ट्रवाद के प्रसार प्रसार में नेपोलियन का क्या क्या कार्य किया, नेपोलियन का क्या योगदान था, वो हम देखते हैं। देखो, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान नंबर 1 पे आता है कि विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। जो नेपोलियन ने जो नेपोलियन संहिता लागू की थी उसमें ये सभी लिखे हुए हैं। उसमें उन्हें पहला पॉइंट क्या था? कि विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी किसी विशेष अधिकार वो होता है, किसी व्यक्ति को एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप वहां पे जा सकते हो और दूसरे वर्ग वाले वहां पे नहीं जा सकते। ये व्यवस्था वहां पे क्या कर दी गई? समाप्त कर देगी कि सभी के लिए समान अधिकार है, सभी वहां पे जा सकते हैं। अगला है कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। दूसरा कि कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, यानी सभी को कानून की दृष्टि से समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं गरीब हूं, ऐसे नहीं कि मैं अमीर हूं तो मेरी पहले सुनाई होगी, नहीं। चाहे कोई गरीब हो या चाहे कोई अमीर हो, सभी को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया गया। अगला है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस का सम्राट बनने के बाद वहां की यातायात और संचार व्यवस्था में बहुत काफी सुधार किया। उसके बाद अगला कार्य आता है एक ही मुद्रा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ही मुद्रा का आविष्कार किया, एक ही मुद्रा लागू की, जिससे कि एक ही अगर हमारे देश की मुद्रा होगी उससे अपनेत्व का भाव ज्यादा बढ़ेगा। अगला इसका पॉइंट है राष्ट्रवादियों को सम्मानित, यानी कि 1804 में जब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बना तो उन्होंने अपनी नेपोलियन संहिता में एक ये भी कानून बनाया कि जिन्होंने राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए क्रांति की थी, उनको सभी को क्या किया? सम्मानित किया। अगला इसमें कुछ परिभाषाएं हैं इस चैप्टर में। उदारवादी है, रूढ़िवादी है, निरपुंसवाद है। ये क्या है? देखो, उदारवादी है जो लातीन भाषा, कौन सी भाषा? लातीन बोल दो या लातिनी बोल दो, लातिनी भाषा के मूल्य पे आधारित है। उदारवादी है जो लातिनी भाषा के मूल्य पे आधारित है। और उदारवादी का अर्थ होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। उदारवादी का अर्थ होता है आजाद। उदारवादी
तेज विकास पे, किसी भी देश के तेज विकास की बढ़ावा देता है। उदारवादी यानी किसी भी देश के तेज विकास को प्राथमिकता देता है या बढ़ावा देता है। इसके जस्ट विपोजिट रूढ़िवादी। रूढ़िवादी है जो रीति रिवाजों, रूढ़िवादी रीति रिवाजों और परंपराओं पे आधारित होता है। ये क्या है कि देश के विकास को थोड़ा धीरे करता है, और उदारवादी क्या है कि देश के विकास को तेजी से करने के लिए में प्राथमिकता देता है। अगला आता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी का भी अंकुश न हो। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, वो क्या कहलाता है? निरंकुशवाद कहलाता है। और निरंकुशवाद हमेशा कठोर एवं दमनकारी ही होता है। और इससे अगला टॉप कर दिया।